गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए प्रथम वर्ष के अर्थशास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र प्राचीन आर्थिक चिंतन में प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र की परिभाषा एवं क्षेत्र विषय का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत प्राचीन समय का वार्ताशास्त्र, आज का अर्थशास्त्र, शुक्राचार्य एवं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा एवं क्षेत्र का विवेचन किया, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में अर्थशास्त्र के लिए राजधर्मशास्त्र, शासनशास्त्र, दंड नीति, वार्ताशास्त्र, नीति, लोक व्यवहार आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा। धर्म ग्रंथों में अर्थशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र का मिश्रित रूप ही मिलता है, जिसे हम राजनीतिक अर्थव्यवस्था कह सकते हैं। प्राचीन आर्थिक चिंतकों ने वार्ता को सामाजिक जीवन का एक विशेष अंग मानकर कृषि, वाणिज्य एवं पशुपालन के अध्ययन को इसके अंतर्गत रखा। वार्ता जो शब्द है वो संस्कृत के वृत्ति शब्द से संबंध रखता है, जिसका अर्थ है व्यवसाय। वार्ता शास्त्र की चर्चा वैदिक काल से लेकर संपूर्ण संस्कृत साहित्य में की गई। रामायण एवं महाभारत दोनों ही ग्रंथों में ये कहा गया है कि वार्ता के सिद्धांतों पर आश्रित रहने से ही यह संसार सुख पाता है। आचार्य कौटिल्य के अनुसार कृषि, पशुपालन और व्यापार जो है ये वार्ता के विषय हैं। शुक्र नीति में भी उधार लेना एवं देना, कृषि, वाणिज्य, पशुपालन ये सब वार्ता के अंग माने गए हैं। सामान्यतः वार्ता के 4 विभाग माने जाते हैं: कृषि, वाणिज्य, पशुपालन तथा उधार का लेन देन। आजकल वार्ता अर्थशास्त्र के रूप में परिवर्तित हो गई है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण एवं राजस्व का अध्ययन होता है। हम देखते हैं कि शुक्राचार्य ने अर्थशास्त्र की क्या परिभाषा दी है। शुक्र नीति में वास्तव में शुक्र नीति जो है शुक्राचार्य की एक महत्वपूर्ण कृति जो राजनीतिक अर्थव्यवस्था से संबंधित है। शुक्राचार्य ने अर्थशास्त्र को ज्ञान की 32 शाखाओं में से एक शाखा के रूप में परिभाषित किया। आधुनिक अर्थशास्त्र की तरह शुक्र ने भी शास्त्र अर्थात ज्ञान एवं कला में अंतर किया। उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया, एक है राजनीतिक अर्थशास्त्र और दूसरा वार्ता या व्यवहारिक अर्थशास्त्र। राजनीतिक अर्थशास्त्र में उन्होंने लिखा है कि श्रुति स्मृति के अनुकूल जिस विद्या में राजा के कार्यों का वर्णन हो और जिसमें धन अर्जन की युक्ति बताई गई हो, वह अर्थशास्त्र है। अर्थात इस परिभाषा में उन्होंने 2 बातों पर जोर दिया। एक तो था कि श्रुति स्मृति के अनुकूल राजाओं द्वारा किए जाने वाले आचरण या कार्यों का उपदेश, और दूसरा अच्छे कौशल से धन का अर्जन या धन अर्जन की विधि। दूसरा है कि वार्ता या व्यवहारिक अर्थशास्त्र। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में अर्थशास्त्र के दूसरे भाग को व्यवहारिक अर्थशास्त्र या वार्ता की संज्ञा दी। उनके अनुसार अर्थो न अर्थो तु वार्तायाम, अर्थात अर्थ और अनर्थ, अनर्थ का तात्पर्य है धन का अभाव, तो अर्थ और अनर्थ वार्ता का विषय है। शुक्र नीति में वार्ता की व्याख्या करते हुए उसके क्षेत्र में 4 विषयों का समावेश किया: ब्याज पर रुपए देना, खेती, व्यापार एवं गौ रक्षा का समावेश किया। अब हम देखते हैं कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए क्या लिखा है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में वार्ता एवं दंड नीति पर ही ध्यान केंद्रित किया और अपने अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है कि मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं, मनुष्यों से युक्त भूमि को भी अर्थ कहते हैं। इस प्रकार की भूमि को प्राप्त करने
और उसकी रक्षा करने वाले उपायों का विवेचन या निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र में उनके अनुसार दो बातों की प्रमुखता रही कि अर्थशास्त्र में एक तो भूमि को प्राप्त करना, नई भूमि की प्राप्ति के प्रयत्न, और दूसरा था कि उसकी रक्षा, जो भी भूमि हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करने के उपायों का निरूपण होता है। देखिए उनकी इस विशेषता से इस परिभाषा से कुछ विशेषताएं जो हैं वो निकलती है। उसमें सबसे पहला है धर्म पर अर्थ की प्रधानता। प्राचीन भारतीय चिंतकों में संभवतः कौटिल्य ही प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अर्थशास्त्र में धर्म पर अर्थ को प्रधानता दी। उन्होंने लिखा है कि सुखस्य मूलम धर्म है, धर्मस्य मूलम अर्थ है, अर्थस्य मूलम राज्यम। अर्थात उन्होंने धन को धर्म पर प्रधानता देकर पुरातन नीति विज्ञान, धर्मशास्त्र एवं परंपराओं से मुक्त करके उसे व्यवहारिक भौतिक जगत के धरातल पर लाने का प्रयास किया। दूसरा था कि अर्थशास्त्र एवं दंड नीति का घनिष्ठ संबंध बताया उन्होंने कि जहाँ एक ओर अर्थशास्त्र को धर्म और धर्मशास्त्र से अलग किया, वहीं दूसरी ओर अर्थशास्त्र को दंड नीति का अविभाज्य अंग बताया। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि जो उन्होंने कहा है कि अर्थस्य मूलम राज्यम, इससे ये बात परिलक्षित होती है। और तीसरा है अर्थशास्त्र केवल अर्थ या धन का शास्त्र नहीं, अर्थात कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान ही नहीं है, वरन उससे कहीं अधिक व्यापक या विस्तृत है। अर्थ से संबंधित शास्त्र का नाम तो वार्ता था, अर्थशास्त्र नहीं। अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र दंड नीति का एक अविभाज्य अंग था और धन का शास्त्र अर्थात वार्ता से उसका क्षेत्र बहुत अधिक व्यापक था। तो हम देखें इसकी विषय वस्तु में क्या बात हमें स्पष्ट होती है कि जो पाश्चात्य चिंतन था वह तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र को सिर्फ इतना बताता है कि जो व्यक्ति है वो कार्य करता है, मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो अनंत है, वह उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करता है या प्रयत्न करता है और उससे क्या करता है, धन प्राप्त करता है, और उस धन के व्यय से वह अपनी उन आवश्यकताओं की संतुष्टि, उनकी पूर्ति करके उनकी संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार जो आवश्यकता, प्रयत्न, धनार्जन और संतुष्टि का जो आर्थिक चक्र है वो चलता रहता है। लेकिन प्राचीन चिंतकों ने इस दृष्टिकोण को अधूरा या संकुचित बताया। प्राचीन भारतीय चिंतन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों की सहायता से अर्थशास्त्र को अधिक व्यापक, समग्र एवं संतुलित आधार प्रदान किया। सारे समाज के लोग इन्हीं पुरुषार्थों को पथ प्रदर्शक मानकर अपने व्यावहारिक जीवन में इनका प्रयोग करते थे। प्राचीन भारतीय आर्थिक विचार एकात्मवादी हैं और प्राचीन भारतीय अर्थशास्त्र का जो आधार है वो भौतिक एवं आत्मिक दोनों प्रकार की सुख प्राप्ति का रहा है। इस प्रकार कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र की विषय सामग्री एवं क्षेत्र के अंतर्गत वे सब क्रियाएं आती है जो मनुष्य द्वारा नई भूमि की प्राप्ति एवं प्राप्य भूमि के संरक्षण से संबंधित है। और अर्थशास्त्र केवल अर्थ संबंधी शास्त्र ही नहीं, वरन इससे कहीं अधिक और राज्य की दंड नीति का एक भाग है। और अर्थशास्त्र के साथ साथ जो भारतीय आर्थिक चिंतन है वो केवल आर्थिक नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र से भी संबंधित था। थैंक यू।